नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में हमने बात की थी सेलों के बारे में। सेलों के संयोजन को हमने समझा था, जिसमें हमने सेलों का समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन का अध्ययन किया है। इसी कड़ी में आज अपने आगे बात करने वाले हैं सेलों की ही, लेकिन सेलों के लिए अपने बात करेंगे विद्युत ऊर्जा कैपिटल ई की, कि ये सेलों के लिए विद्युत ऊर्जा कैपिटल ई क्या होता है। सो अपने पास एक्चुअल में सपोज दैट कि एक सेल है कुछ इस प्रकार से, ये एक सेल हो गया। इस सेल को अपने किसी विद्युत परिपथ में लेते हैं, यानी कि इस सेल से विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं और परिपथ में एक प्रतिरोधक कैपिटल आर लगा हुआ है। तो एक्चुअल में इस सेल की जो विद्युत ऊर्जा कैपिटल ई होगा वो क्या होगा कि जब भी इस सेल को आप विद्युत परिपथ में जोड़ते हो, यानी कि विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है, उस स्थिति में इस सेल को कार्य करना पड़ता है धारा प्रवाह के लिए। यानी कि परिपथ में इलेक्ट्रॉन है वो गति करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों पे एक बल लगाना पड़ेगा ताकि वो आगे की ओर गति करते रहे, यानी कि इलेक्ट्रॉनों पे एक विद्युत बल लगेगा। और वो बल लगाएगा कौन है? ये बैटरी लगाती है। सो यहाँ पे संपूर्ण परिपथ में आवेश प्रवाह के लिए कितना कार्य किया गया है, उस किए गए कार्य को ही विद्युत ऊर्जा कहते हैं। मतलब कि संपूर्ण समय में, कितने समय में? संपूर्ण समय में। अब इस संपूर्ण समय का मतलब क्या होगा? जैसे हमने इस परिपथ में 1 घंटा तक धारा प्रवाहित की, तो यहाँ पे संपूर्ण समय 1 घंटा हो गया। मान लो परिपथ में हमने 5 मिनट धारा प्रवाहित की, तो वो संपूर्ण समय 5 मिनट हो गया। कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि हम जितने समय तक धारा प्रवाहित करते हैं वो समय संपूर्ण समय बन जाता है, और उतने समय में जो भी कार्य किया जाता है इस बैटरी के द्वारा, वो किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा ई कहलाता है। अब किया गया कार्य भी कह सकते हो, या यूँ कह सकते हो कि धारा प्रवाह के लिए प्रदान की गई ऊर्जा, एक ही बात है, कार्य ही ऊर्जा में तब्दील होता है। तो इसकी परिभाषा की अपनी बात करें तो कुछ ऐसा कह सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में संपूर्ण समय में धारा प्रवाह के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य ही विद्युत ऊर्जा कहलाता है। या फिर ऐसा कह सकते हो कि किसी विद्युत परिपथ में संपूर्ण समय में धारा प्रवाह के लिए सेल द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा कहलाती है। सो विद्युत ऊर्जा को आप कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करोगे। अब विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? अपने बात करें मात्रक की, तो हालांकि ये एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक तो जूल होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? कैपिटल जे बन जाएगा। तो मात्रक क्या होगा? इसका जूल बन जाता है। ओके, सो अब क्या होगा? अब अपने इसके फॉर्मूले की यदि बात करें तो इस सेल द्वारा किया गया संपूर्ण कार्य, अब कार्य बराबर क्या होता है? हम V विभवांतर या V वोल्टता से किसी भी आवेश Q को गति करवाएंगे। जाहिर सी बात हमें आवेश को गति करवानी है। बैटरी की वोल्टता V, टर्मिनल वोल्टता V से अपने यदि किसी आवेश Q को गति करवाएं तो किया गया कार्य कितना होगा? QV होगा। क्यों? क्योंकि विभवांतर बराबर होता है W/Q। लेसन नंबर 3 में था ये। तो किया गया कार्य कितना बन जाएगा? किया गया कार्य W बराबर बन जाएगा Q × V। Q क्या है? आवेश है। अब इसमें धारा प्रवाहित हो गई परिपथ में कितनी? कैपिटल I मान की, ऐसा कुछ हो गया। सो आवेश Q को आप क्या लिख सकते हो? I बराबर होता है Q/T। तो Q बराबर क्या बन जाएगा भाई? I × T बन जाता है। तो W बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? IT × क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। तो W बराबर VI × T बन गया। क्या बन गया? VI × T, क्योंकि Q के स्थान पे I × T आ गया। तो ये फॉर्मूला आ गया विद्युत ऊर्जा का कि ये VI × T होता है। अब आप यहाँ पे एक अन्य फॉर्मूला भी बना सकते हो। जैसे आप V की वैल्यू पुट कर दो। V बराबर क्या होता है? V बराबर IR होता है। तो यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर दो, तो V की वैल्यू कितनी बन जाएगी? I × R, तो ये बन जाएगा I²R। क्यों? क्योंकि V का मान तो IR था, एक I और था, तो ये I² हो गया, इंटू हो गया T। ये भाई सेकेंड फॉर्मूला हो गया W का। तो I²R × T भी क्या बन जाएगा? विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। इसी प्रकार से आप अन्य जो भी वैल्यूज पुट कर सकते हो, Q की वैल्यू पुट की, या फिर आप V की वैल्यू पुट कर सकते थे, या Q की वैल्यू, जो भी वैल्यू पुट करोगे उसके अकॉर्डिंग नए नए फॉर्मूले हैं वो बनते जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग इस विद्युत ऊर्जा के अनेक सूत्र बन के आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो किया गया कार्य है वही किस में परिवर्तित हो जाता है? वही कार्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जो इसके अनेक फॉर्मूले बन चुके हैं।
अब अपने और अन्य फॉर्मूलों की यदि बात करें तो आप ऐसा कह सकते हो, जैसे आई स्क्वेयर आर है, इसको एक बार वी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे? ऊपर यदि हमें आई स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर मिलता, आई स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर मिलता तो हम क्या कह सकते थे? वी स्क्वेयर कह सकते थे। लेकिन ऊपर आर नहीं है, एक ही आर है, एक आर और चाहिए, तो ऊपर नीचे एक आर से मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसा हो जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर टी, और बटे में एक आ जाएगा आर, और आई स्क्वेयर आर स्क्वेयर को आप क्या कहोगे? वी स्क्वायर, तो वी स्क्वेयर टी बटे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ये अपने पास एक नया फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। कहने का मतलब आप अनेक सारी भौतिक राशियाँ यहाँ पे जो सूत्र में है वो वैल्यू पुट करते चलोगे, नए नए फॉर्मूले निकल के आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये विद्युत ऊर्जा का सूत्र बन जाता है, Q इंटू वी होता है, वी आई टी होता है, आई स्क्वेयर आर टी होता है, वी स्क्वेयर टी अपॉन में आर होता है, और मात्रक इसका क्या हो चुका है? जूल हो चुका है। अब बात करें इसके विमीय सूत्र की ओर। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात कि अपने जो घरों में मीटर लगा होता है जिसमें रीडिंग आती है, वो रीडिंग एक्चुअल में विद्युत ऊर्जा का पाठ्यांक होता है। वो रीडिंग मापी किस में जाती है? किलोवोट आवर्स में। किसमें? किलोवोट आवर्स में। यानी कि वैसे तो अपने उस रीडिंग को यूनिट में बोलते हैं, लेकिन एक यूनिट जो होता है वो 1 किलोवोट आवर्स होता है, यानी कि KWH होता है। रीडिंग मापते किसमें? वो यूनिट में, कि 10 यूनिट आ गई, 15 यूनिट आ गई, वो यूनिट भी एक प्रकार से विद्युत ऊर्जा का ही मापक है, यानी कि KWH है। एग्जैक्ट में क्या होगा कि विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक जो अन्य मात्रक होता है वो KWH होता है, किलोवोट घंटा होता है, किलोवोट घंटा हो जाएगा। और एक यूनिट बराबर 1 किलोवोट घंटा होता है, यानी कि मान लो मीटर में रीडिंग 50 यूनिट आ गई तो फिर 50 किलोवोट घंटा उस विद्युत ऊर्जा का मान आ गया। अब यदि मैं इसको एग्जैक्ट जूल में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, सॉरी वाट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, तो किलो के स्थान पे 10 की घात 3 बन जाएगा। आवर्स को आप किस में कन्वर्ट करो? आवर्स को आप कन्वर्ट करो सेकंड में, तो यहाँ पे 3600 सेकंड होता है 1 घंटे में, तो एच है वो तो चला गया सेकंड में, आवर्स था, और किलो है वो किस में आ गया? ये किलो वोट था ना, तो ये किलो 10 की पावर 3 रख दिया, तो ये किस में आ जाएगा? वोट इंटू सेकेंड में। किस में आ जाएगा? वोट इंटू सेकेंड में। तो फिर एक यूनिट का मात्रक या एक यूनिट बराबर 1 किलोवोट घंटा भी होता है और वोट इंटू सेकेंड भी होता है। तो कुल मिलाकर के बात ये होगी कि विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है ना वो वोट इंटू सेकेंड भी होता है। जूल तो होगा ही होगा, लेकिन इसका मात्रक वोट इंटू सेकेंड भी होगा। अब यहाँ से भी आप देख सकते हो, आगे जब हम पढ़ेंगे ना तो V इंटू आई है वो हमें P के बराबर प्राप्त होगा। किसके बराबर होगा? P। P यहाँ पे विद्युत शक्ति होगा जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं। तो V इंटू आई है वो P बन जाएगा और उसके साथ में बचेगा T, यानी कि ऊर्जा जो बराबर होगी वो P इंटू टी होगी, और P का मात्रक होता है वोट और T का मात्रक होता है सेकंड। तो कुल मिलाकर के ऊर्जा का एक अन्य मात्रक वोट इंटू सेकंड भी आ जाता है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है, किलोवोट घंटा भी होता है और वोट इंटू सेकंड भी होता है, और एक यूनिट बराबर 1 किलोवोट घंटा होता है। और साथ में एक यूनिट का मान वोट इंटू सेकंड में अपनी बात करें तो 3600 गुणा 10 की घात 3 हो गया। इसको मैं थोड़ा सा और अरेंज कर देता हूँ, तो ये बन जाता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 वोट इंटू सेकेंड। तो ये आंकड़ा आप याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि भाई एक यूनिट में 3.6 10 की घात 6 वोट इंटू सेकेंड होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे। अब अपने बात करने वाले हैं विद्युत शक्ति की, कि ये विद्युत शक्ति क्या होता है। सो अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक होगा विद्युत शक्ति, कैपिटल P। ओके, ये विद्युत शक्ति क्या होता है। विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा लगभग सेम होती हैं, यानी कि एक प्रकार से ये भी एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है, लेकिन एक्चुअल में अंतर क्या होगा। जैसे अपने पास ये सेल हो गया, ऐसा कुछ सिस्टम हो गया, ठीक है। विद्युत ऊर्जा में क्या था, धारा प्रवाहित होगी कितने समय तक, संपूर्ण समय तक, और संपूर्ण समय तक धारा प्रवाह में किया गया कार्य विद्युत शक्ति बन जाएगा, सॉरी विद्युत ऊर्जा बन जाएगा। लेकिन विद्युत शक्ति क्या होगा, यहाँ पे टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, संपूर्ण के स्थान पे क्या हो जाएगा, एकांक समय में।
मतलब किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में धारा प्रवाह के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य उसकी विद्युत शक्ति होता है, या एकांक समय में धारा प्रवाह के लिए सेल द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा विद्युत शक्ति होता है। ओके, लेकिन एक डेफिनेशन जो आप लोगों के साथ व्यावहारिक रूप से है, जो पीछे से चलते पढ़ते आ रहे हो, कार्य करने की दर ही विद्युत शक्ति कहलाती है। सिंपल सी बात है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? विद्युत शक्ति कहलाती है। ये डेफिनेशन एग्जैक्ट होगी क्योंकि इससे आप परिचित भी हो, 10th क्लास में पढ़ भी चुके हो। तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है? विद्युत शक्ति कैपिटल P कहलाती है। और इसके आधार पे, अपने डेफिनेशन के आधार पे बात करें इसके फॉर्मूले की, तो P बराबर क्या बन जाता है? W/T बन जाता है। ये अपने पास इसका फॉर्मूला निकल के आ गया, डेफिनेशन निकल के आ गई। ओके, अब एक सूत्र तो इसका ये हो गया। अब इसका एक अन्य दूसरा सूत्र है, उसको भी आप देख सकते हो कैसे कि P बराबर W का मान क्या होता है? हमने थोड़ी देर पहले जब विद्युत ऊर्जा की बात की थी उस केस में हमने W का मान ज्ञात किया था और W का मान आया था VI/T। यदि आपको याद हो 10 मिनट पहले VIT, ये W का मान था, बटे में T लगा दो तो P बराबर क्या हो जाता है? V/I, यानी कि V/I जो होता है वो विद्युत शक्ति का मान होता है। और इस सूत्र को आप कंठस्थ याद रखोगे, ये आगे के अपने प्रत्येक लेसन में काम आने वाला है, प्रत्येक लेसन में, कि शक्ति का मान V/I होता है। अब इसमें आप V की वैल्यू पुट कर दो तो अन्य मात्रक निकल के आ जाएगा, अन्य मान निकल के आ जाएगा। V का मान कितना होता है? V का मान IR होता है, तो ये कितना बन जाएगा? V के स्थान पे IR बन जाएगा। एक I और है तो I² हो गया जी, ये हो गया। I की वैल्यू पुट कर दो, I का मान कितना होता है? V/R होता है। I बराबर क्या बन जाएगा? V/R। तो I के स्थान पे एक वैल्यू और पुट कर दो, तो ये ऑलरेडी क्या है? V था, I के स्थान पे V/R यानी कि V²/R। लो जी, इसका एक और फॉर्मूला निकल के आ गया। तो अनेक वैल्यू पुट करो तो अनेक फॉर्मूले निकल के आएंगे, यानी कि P का ये जो फॉर्मूला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, V/I। सेकंड बात करें तो I² भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने लिए हो सकता है। तो ये अपने पास कुछ एक उसके फॉर्मूलाज हो चुके हैं इसके विद्युत शक्ति के, और इसका रिप्रेजेंटेशन किसके द्वारा होगा? कैपिटल P के द्वारा होगा। तो विद्युत ऊर्जा में और विद्युत शक्ति में डिफरेंस क्या होगा डेफिनेशन में? कि विद्युत ऊर्जा तो संपूर्ण समय में सेल द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा होती है, जबकि विद्युत शक्ति एकांक समय में सेल द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा होती है। यानी कि यदि अपने यूँ मान लो कि 10 सेकंड तक हमने धारा प्रवाहित की और कितना कार्य किया गया, मान लो जी 20 जूल कार्य किया गया, तो फिर कुल कार्य कितना हो गया? 20 जूल। तो ये कुल कार्य है वो तो बन जाता है विद्युत ऊर्जा। कितने समय की बात हो गई? संपूर्ण समय, यानी कि 10 सेकंड की बात हो गई, तो ये 20 जूल है वो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा है। और विद्युत शक्ति की यदि अपने बात करें तो कार्य बटे समय, एकांक के लिए मान ज्ञात कर दो, 2 जूल बन जाएगा, वो इसका क्या बन जाएगा? विद्युत शक्ति बन जाता है। तो विद्युत ऊर्जा है वो तो 20 जूल बन जाता है, जबकि विद्युत शक्ति है वो कितना बन जाता है? 2 जूल बन जाता है। तो ये ध्यान रखोगे कि विद्युत ऊर्जा कंप्लीट कार्य होता है संपूर्ण समय के लिए, जबकि विद्युत शक्ति एकांक समय के लिए किया गया कार्य होता है। ओके, सो अब आप इसके मात्रक वगैरह यदि देखना चाहते हो, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का व्यवहारिक या SI मूल मात्रक क्या होगा? वोट होता है। ओके, परंतु आप इस फॉर्मूले के आधार पर एक अन्य मात्रक और निकाल सकते हो। क्या? कार्य का मात्रक होगा जूल और समय का मात्रक होगा सेकंड। तो जूल इंटू सेकंड भी किसका मात्रक होता है? विद्युत शक्ति का। यानी कि जहाँ हमें जूल प्रति सेकंड नजर आता है वहीं पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? वोट लिख सकते हैं। तो विद्युत शक्ति के 2 मात्रक हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा वोट और दूसरा हो जाएगा जूल प्रति सेकंड। तो ये था अपने पास विद्युत शक्ति। अब अपने यदि बात करें अति चालकता वगैरह के बारे में या फिर मेसनर प्रभाव क्या होता है उसके बारे में अपने बात करें, तो बात करते हैं कि अति चालकता क्या होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था उष्मा तुल्यांकी नियम के बारे में। कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि जब भी इस परिपथ में करंट फ्लो होगा, विद्युत धारा होगी, तो भाई यहाँ पे जो भी युक्ति लगी हुई है वो गर्म होगी। क्या होगा? यहाँ पे जो भी युक्ति लगी हुई है वो गर्म होनी है। तो गर्म होगा तो उष्मा उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि हीट जनरेट होगी, यहाँ से उष्मा के रूप में ऊर्जा में क्षति होने वाली है। तो यहाँ से कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि यहाँ पे जो उष्मा उत्पन्न होती है वो सपोज दैट H है, कितनी मान ली? हीट मान लिया H, और इसके द्वारा जो भी किया गया कार्य है वो W है। किसके द्वारा? बैटरी के द्वारा। तो
तो बैटरी के द्वारा किया गया कार्य W और उत्पन्न होने वाली उष्मा H, इन दोनों में एक रिलेशन होता है। और इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? इन दोनों में रिलेशन होता है W बराबर JH। एक्चुअल में होता तो ये है कि W समानुपाती H होता है। W समानुपाती क्या होगा? H होगा। लेकिन समानुपाती नियतांक या तुल्यांकीय नियतांक की बात करें तो वहाँ पे J आ जाता है, जहाँ पे क्या हो जाएगा? J जहाँ तुल्यांकीय नियतांक होता है। क्या होता है? तुल्यांकीय नियतांक होता है। ओके, और इसका मान कितना होता है? J का मान होता है 4.2 जूल पर कैलोरी, ये इसकी वैल्यू होती है। तो J तुल्यांकीय नियतांक, उसका मान कितना होगा? 4.2 जूल पर कैलोरी हो जाएगा। तो ये अपने पास किया गया कार्य और उत्पन्न होने वाली उष्मा के मध्य संबंध को दर्शाएगा, जो कि आप अच्छे से याद रखोगे। इस फॉर्मूले के ऊपर भी न्यूमेरिकल अपने पास होंगे। चलो अब अपने बात कर लेते हैं अतिचालकता क्या होती है। एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ धातुएं या मिश्र धातुएं कुछ इस प्रकार की होती हैं कि भाई यदि हम उसका ताप बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो उसकी प्रतिरोधकता कम होने लग जाती है। अब एक्चुअल में क्या होगा? जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रतिरोधकता हालांकि कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता है कि चालक पदार्थों के लिए हमने पढ़ा था कि चालक पदार्थों के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो ना तो प्रतिरोधकता बढ़ती है। चालक पदार्थों में ताप को बढ़ाओगे तो प्रतिरोधकता क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन कुछ धातुएं या मिश्र धातुएं ऐसी अपवाद के रूप में मिल जाती है हमें, जिसका ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता कम हो जाती है, और प्रतिरोधकता कम होते होते एक निश्चित ताप पे प्रतिरोधकता का मान 0 हो जाता है, यानी कि प्रतिरोध पूर्णतया खत्म हो जाता है। उस केस में चालकता है वो एकदम से बढ़ जाती है, एकदम इंक्रीज हो जाती है, यानी कि उसके पास चालकता बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो चालकता का मान एकदम से बढ़ना ही क्या कहलाता है? अति चालकता कहलाता है। और उस पदार्थों को हम क्या कहेंगे जिसकी चालकता बहुत ज़्यादा हो चुकी है? उस पदार्थों को कहेंगे अति चालक पदार्थ। तो अति चालकता आप किसे कहोगे? कि जब लगातार कुछ मिश्र धातुएं या धातुएं ऐसी होती है जिसका ताप लगातार बढ़ाया जाता है तो उसकी प्रतिरोधकता के मान में लगातार कमी आती है, और एक निश्चित अति उच्च ताप पर प्रतिरोधकता 0 हो जाती है, अर्थात चालकता का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उस केस में चालकता बढ़ जाती है, और इस प्रभाव को अपने अति चालकता कहते हैं, और उस पदार्थों को अति चालक पदार्थ कहते हैं। अब एक्चुअल में अति चालक पदार्थ जो हमें मिले हैं, उन अति चालक पदार्थों के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 0 होता है। अति चालक पदार्थ जो भी होंगे उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, और अति चालक पदार्थों के अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0 होने को अपने मेसनर प्रभाव कहते हैं। कौन सा प्रभाव कहेंगे? मेसनर प्रभाव। तो ये मेसनर प्रभाव क्या होगा कि अति चालक पदार्थों में, जब भी अति चालक पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होने के प्रभाव को हम क्या कहेंगे? मेसनर प्रभाव कहते हैं। इसी के साथ अपना ये लेसन नंबर 5 विद्युत धारा यही कंप्लीट होता है। कल अपने लौटेंगे किसी नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।